दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। जंग के बीच ईरान को जमीन के नीचे मिला अरबों डॉलर का कुदरती खजाना। दुश्मनों की बढ़ गई टेंशन। आखिर ईरान के हाथ लगा 165 अरब डॉलर से ज्यादा का कौन सा खजाना? और क्या अब अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों की हवा निकलने वाली है? जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, सीरिया में तुर्की से पंगा लेना अब नेतन्याहू को ही पड़ता नजर आ रहा है भारी। इजरायल के बड़े अखबार ने ही खोल दी यहूदी प्रधानमंत्री की पोल। एक बेमतलब की जंग पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। और साथ ही गाजा में राहत कर्मियों पर हमले की जांच बंद करने पर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इजरायल को सुनाई खरी खरी। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान से बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच ईरान को कुदरत की तरफ से ऐसा खजाना हाथ लगा है जिससे ईरान मालामाल हो गया है। और इस खोज ने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि ईरान को 1-2 अरब डॉलर नहीं बल्कि 165 अरब डॉलर से भी ज्यादा मूल्य के विशाल गैस भंडार हाथ लगा है। और इस खोज ने पूरी दुनिया की सियासत में तहलका मचा दिया है। दरअसल ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने 23 अगस्त 2026 को देश के दक्षिणी फारस प्रांत में इस बहुत बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज का आधिकारिक ऐलान किया है, जिसमें 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा नेचुरल गैस मौजूद होने का पुख्ता अनुमान है। और तकनीकी तौर पर इसमें से करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस को पूरी तरह जमीन से बाहर निकाला जा सकता है, जो इतनी बड़ी मिकदार है कि ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड के एक हिस्से से अगले 15 साल तक होने वाले कुल उत्पादन के बराबर है। इस नए भंडार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह स्वीट गैस है, जिसका साफ मतलब यह है कि इसमें जहरीले केमिकल ना के बराबर है। इसी वजह से इस गैस को साफ करने और इस्तेमाल के काबिल बनाने में ईरान का खर्च बेहद कम आएगा और मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। साथ ही इस क्षेत्र में भारी मात्रा में गैस कंडेंसेट भी मिले हैं, जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत भारी कीमत होने की वजह से ही इस पूरे खजाने की कुल आर्थिक कीमत 165.12 अरब डॉलर आंकी जा रही है। ये बड़ी कामयाबी और कुदरती नियामत ईरान को एक ऐसे बेहद नाजुक और मुश्किल दौर में मिली है जब अमेरिका ईरान पर चौतरफा और बहुत ज्यादा सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाकर उसका दम घोटने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ाते हुए उसके पूरे बैंकिंग और शैडो बैंकिंग नेटवर्क की मुकम्मल नाकेबंदी कर दी, ताकि तेहरान तेल और गैस बेचकर अंतरराष्ट्रीय बाजार से एक भी डॉलर ना कमा सके। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल के साथ हुए गंभीर सैन्य टकराव और हवाई हमलों के कारण ईरान के तेल और गैस के कई बड़े कारखानों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे उसकी गैस उत्पादन क्षमता लगभग 25% तक घट गई थी और ईरान लगातार इसकी मरम्मत में जुटा हुआ था। लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी और पाबंदियों के इस भारी दबाव के बीच ईरानी पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े फख्र और हौसले के साथ इस खोज का ऐलान करते हुए साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका का यह अवैध घेराव हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकता और यह नया हाइड्रोकार्बन भंडार देश के आर्थिक और ऊर्जा भविष्य के लिए एक बेहद मजबूत बुनियाद साबित होगा। वैसे ईरान की इस खोज पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के बड़े अखबार हारेत्ज ने सीरिया में हमले करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सख्त आलोचना की है और आगाह किया है कि यह उकसावा इजरायल को तुर्की के साथ एक बेमतलब की जंग में धकेल सकता है। अखबार ने संडे के अपने संपादकीय में लिखा कि जब हम सोच रहे थे कि चुनाव से पहले नेतन्याहू गाजा, लेबनान या वेस्ट बैंक में से कहां जंग छेड़ेंगे, तब उन्होंने उत्तरी सीरिया में कदम बढ़ाकर तुर्की के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया। हाल के महीनों में तुर्की के खिलाफ की जा रही बयानबाजी मंगलवार को उत्तरी सीरिया के एक फौजी एयरफील्ड पर हमले में बदल गई, जिस पर नेतन्याहू ने दावा किया था कि वहां तुर्की की फौजी मौजूदगी बढ़ रही थी।
जबकि अंकारा और वाशिंगटन दोनों ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि नेतन्याहू सिर्फ चुनाव की वजह से ये हरकत कर रहे हैं। इजरायली विमानों ने इदलिब प्रांत के अबू अल दुहूर एयरफील्ड के रनवे पर 8 हवाई हमले किए, जिससे वहां नुकसान हुआ। लेकिन तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि हमले के वक्त वहां तुर्की का कोई फौजी मिशन मौजूद नहीं था। अखबार ने अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक की चेतावनी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायली हमला सीधे तुर्की और इजरायल के बीच फौजी टकराव का सबब बन सकता था और शायद इजरायल का असली मकसद भी यही था, क्योंकि तुर्की का इजरायल पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और इजरायल चुनाव के चक्कर में बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहा है। हारेतज ने चेतावनी दी कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें सीरिया में अमन कायम करने में जुटी, तब इजरायल इस पूरी सोच के उलट काम कर रहा है और खुद को अमेरिका समेत तमाम बड़े देशों से दूर कर रहा है। अखबार ने कहा कि नेतन्याहू जिस सीरियाई ऑपरेशन की शेखी बघार रहे हैं वो बेहद खतरनाक और बेमतलब है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे क्षेत्र में नए गठबंधन बन रहे हैं जिसका इजरायल हिस्सा तक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ बमबारी करके सुरक्षा कायम नहीं की जा सकती और ये डिप्लोमेसी का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए इजरायल को टॉम बैरक की चेतावनियों को सुनना चाहिए और तुर्की से पंगा लेने से बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने गाजा के अंदर वर्ल्ड सेंट्रल किचन यानी WC के काफिले पर हुए हमले की क्रिमिनल जांच न करने के इजरायल के फैसले को शर्मनाक बताया है। साल 2024 में इजरायल के इस हमले में कम से कम 7 रिलीफ वर्कर्स मारे गए थे। तीनों देशों एक साझा बयान में लिखा कि इजरायली फौज द्वारा 19 अगस्त 2026 को बिना किसी सफाई के इस हमले की आपराधिक जांच बंद करने का ऐलान सरासर शर्मनाक है और विश्व मानवतावादी दिवस के मौके पर जांच से इनकार करना इस जुल्म को और ज्यादा बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत कम और बहुत देर से लिया गया है, जबकि मारे गए बेगुनाहों के परिवार इंसाफ के हकदार हैं और हम उनके हक के लिए जवाब मांगते रहेंगे। आपको बता दें कि गाजा इस वक्त रिलीफ वर्कर्स के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है, जहां संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2025 में पूरी दुनिया में मारे गए कुल सहायता कर्मियों में से आधे से ज्यादा यानी 186 लोग अकेले गाजा में इजरायली हमलों में मारे गए हैं। इजरायल द्वारा जांच न करने के इस रवैये से उसके पुराने पक्के मददगार मुल्क भी बेहद गुस्से में है। यहां तक कि पोलैंड ने भी इजरायली राजदूत को तलब किया है, क्योंकि मारे गए लोगों में उनका एक वॉलंटियर भी शामिल था। दरअसल ब्रिटेन के इस बयान पर दस्तखत करने की बड़ी वजह यह भी है कि वहां के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहेम ने गाजा को लेकर अपनी नीति बदलने का वादा किया था और माना था कि पिछली सरकार के फैसलों से बहुत ठेस पहुंची थी। अक्टूबर 2025 में अमेरिका के मध्यस्थता से हुए सीज फायर के तहत इजरायल के लिए गाजा में बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाना लाजमी था, लेकिन उसने समझौते को ठुकराकर हमले जारी रखे, जिसके बाद सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने इजरायल को नरसंहार का दोषी बताया था, जहां अब तक मरने वालों की तादाद 73,399 हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।